पॉलिटिकल फ़िलासफ़र की जो है अल-गज़ाली। और अब मज़े की बात यह है कि हम इन्हें एज़ ए पॉलिटिकल फ़िलासफ़र डिस्कस ज़रूर कर रहे हैं, मगर ये अल-गज़ाली जो हैं ये फ़िलासफ़ी के फ़लसफ़े के बहुत ज़्यादा मुखालिफ थे और बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे फ़लसफ़े के, क्योंकि ये इशारती स्कूल ऑफ थॉट जो था, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उससे इनका ताल्लुक़ था, जो कि फ़लसफ़े को बिल्कुल नहीं मानते, जो डेस्टिनी को मानते हैं। और ये एक मतलब आप कह लें एक सूफ़ी थे और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इनका रहा, बहुत ग्रेट फ़िलासफ़र थे। इवन शायद आज अगर आप ज़िक्र करें बाकी फ़िलासफ़र्स का और साथ में इमाम ग़ज़ाली का, तो इमाम ग़ज़ाली को जो है वो लोग ज़्यादा मानेंगे और बाकी फ़िलासफ़र्स जो हैं उनको मुश्किल से मानेंगे। तो इमाम ग़ज़ाली जो हैं वो फ़लसफ़े के बहुत ज़्यादा मुखालिफ थे और ये फ़लसफ़े को नहीं मानते थे। इनका ये मानना था कि जो बात इस्लाम ने कह दी, जिस तरह कह दी, उसको उसी तरह से एज़ इट इज़ फॉलो किया जाए, ना कि अब उसके ऊपर सोच विचार की ज़रूरत नहीं रही। अगर हम सोच विचार करेंगे तो बिद्दा होगी। ये जो ख़ास करके फ़िलासफ़र्स की सोच है, ये जो फ़लसफ़ा दान है, ये क्या करते हैं, ये जो अहकाम हैं यानी कुरान और हदीस के अंदर जो बातें कही गई हैं उसके ऊपर जब सोचते हैं, या जो यूनानी जो फ़लसफ़ा दान है जब उनकी बातों को ये मानते हैं, तो उसका मतलब ये दीन के अंदर बिदा पैदा कर रहे हैं, खुद से कोई चीज़ पैदा कर रहे हैं। इमाम ग़ज़ाली का ये मानना था। तो इमाम ग़ज़ाली ने जो है वो बहुत ज़्यादा लिखा, बहुत शानदार किस्म के टीचर भी रहे, ठीक है। और आज भी इनकी जो बुक्स हैं टीचिंग के हवाले से वो ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया में टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, बच्चों के लिए जो है वो पढ़ाने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो ख़ुद ये फ़लसफ़े के बहुत ज़्यादा मुखालिफ रहे। अबू हामिद बिन मोहम्मद अल ग़ज़ाली इनका पूरा नाम है। खुरासान तोस के अंदर जो है ये पैदा हुए और बगदाद में जो है जब खिलाफत का एंड हुआ तो वहाँ से जो है ये निशापुर ईरान चले गए और इनको जो टाइटल मिला उसके बाद जी हुज्जतुल इस्लाम का टाइटल मिला, यानी कि इस्लाम के डिफेंडर का टाइटल मिला। अब यहाँ पे आपको ये बात भी समझनी है कि इससे पहले अब इमाम ग़ज़ाली ने क्या रोल प्ले किया। अब ज़रा समझिएगा कि इमाम ग़ज़ाली से पहले जो है, अगर इनसे पहले की बात की जाए तो इनसे पहले फ़लसफ़े को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी इस्लाम के अंदर। इस्लाम के अंदर जो है ये जितने भी फ़लसफ़ा दान आए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया फ़िलासफ़ी के ऊपर, कि इस्लाम की हर बात को जो कुरान ने एक्चुअली में सच भी साबित कर दी, उसके ऊपर भी फ़लसफ़ा दानों ने जरा की और फ़लसफ़ा दान जरा करके उसको कहा हाँ भाई ये इसलिए ठीक है क्योंकि फ़िलासफ़ी की रूह से ठीक है। गो कि एक्चुअली में इसका मतलब कुरान के ऊपर फ़लसफ़े को दलील बना रहे थे। इस बात को ज़रा समझिएगा, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि अल-ग़ज़ाली के थॉट्स क्या थे। तो इनसे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि इमाम ग़ज़ाली से पहले इस्लाम की बातों को मानने के लिए भी फ़लसफ़े की मदद ली जाती थी। तो इसका मतलब फ़िलासफ़ी बहुत ज़्यादा जो है वो अरब के अंदर राइज हो चुकी थी, जो कि एक बहुत ज़्यादा नुकसान था लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों कि इसका मतलब जो कुरान के अंदर मौजूद है वो तो सच है, वो अल्लाह की किताब है, और इसी तरह जो हदीस के अंदर मौजूद है तो हदीस के अंदर भी सच मौजूद है। इसका मतलब जब इन्हीं बातों को अगर हम मानेंगे नहीं और हम इन्हें फ़लसफ़े के अकॉर्डिंगली परखेंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो हम इसका मतलब नाउज़ुबिल्लाह फ़लसफ़े को जो है फ़िलासफ़ी को फर्स्ट कह रहे हैं और कुरान और हदीस को हम सेकंड कर रहे हैं कि उनकी बातों को मानने के लिए हम फ़िलासफ़ी बिल्कुल ऐसे जैसे आज साइंस जो है हम कहते हैं भाई साइंस, अगर कुछ लोग मानते हैं साइंस ऊपर है और जो साइंस प्लेन कह दे कि भाई कुरान और हदीस ठीक है तब हम मानते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं मानते। तो इसका मतलब फ़िलासफ़ी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मज़हब के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो रही थी। तो इसके बाद क्या हुआ, इमाम ग़ज़ाली ने इतना सख्त रवैया रखा फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ और फ़िलासफ़र्स के ख़िलाफ़ कि भाई तुम लोग जो है वो दीन के अंदर बिदा पैदा कर रहे हो, खाम-ख़ा में ख़ुद से चीज़ें कर रहे हो, हर चीज़ में जो है वो फ़िलासफ़ी को दखल दे रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि ये बात गलत है। तो इससे हुआ क्या कि इनके बाद यानी इमाम ग़ज़ाली के बाद वो जो बहुत ज़्यादा अमल दखल था फ़लसफ़े का इस्लाम के साथ, वो ख़त्म हो गया, या वो 90% तक ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब इन्होंने इस्लाम को प्योर करने में भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया इमाम ग़ज़ाली ने। इस बात को समझ रहे हैं। अगर इमाम ग़ज़ाली लेट्स सपोज हम ये मानते हैं ना आते, इमाम ग़ज़ाली की फ़िलासफ़ी ना होती, फिर क्या होता, फिर शायद आज भी हम ये मान सकते हैं कि उसके बाद में भी कोई आता, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो आज हमें कुरान और हदीस में जो है वो फ़लसफ़े की बार बार ज़रूरत पड़ती, हम उसको फिर फर्स्ट मानते हैं। तो ये इनका बहुत ज़्यादा एक जो है वो अहम किरदार रहा। ये ग्रेट फ़िलासफ़र थे, राइटर थे, अच्छा मदरसा निज़ामिया में प्रोफेसर भी रहे 35 साल की उम्र में, जो कि बहुत कम उम्र है। इससे पहले इस एज में कोई भी जो है वहाँ पे इस जो है पोजीशन को नहीं पहुँचा। तो बहुत लाइक भी थे। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, अब जैसे बात की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी की, तो ये पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी से ज़्यादा एक इस्लामिक फ़िलासफ़र थे। इन्होंने ओवरऑल बात की, इनकी सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है जी ओकेजनलिज़म। अब यहाँ पे आपने समझना है ओकेजनलिज़म को कि ओकेजनलिज़म क्या है। एक साइड पे तकदीर है या कसब है। अब ये आपने तीनों चीज़ें समझनी है कि ये क्या कह रहे हैं।
अब जैसे मैंने पहले बात की कि भाई विल वर्सेस डेस्टिनी की बात हो रही है कि विल वर्सेस डेस्टिनी क्या है, और ये डिबेट हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर भी देखी। जैसे जॉन पॉल सार्त्रे साहब हैं, वो एग्जिस्टेंशनलिज्म की बात करते हैं, यानी उन्होंने विल की बात की। तो बहुत से फिलोसफर्स ऐसे हैं जिन्होंने डेस्टिनी की बात की, एसेंशियलिज्म की बात की, एसेंस की बात की। तो यहाँ पे विल, बहुत से फिलोसफर जो इस्लामिक फिलोसफर्स थे उन्होंने विल की बात की, जो मैं पहले कह चुका हूँ कि भाई हर काम के पीछे इरादा है, और इंसान का इरादा ही उस काम के लिए जो है वो अच्छा या बुरा वही तय करता है कि काम क्या है या उसने क्या होना है, ज़िंदगी में क्या बनना है। ठीक है। दूसरी साइड पे डेस्टिनी है, नहीं भाई ये पहले से तय था। अब इसकी ओकेजनलिज्म की एग्जांपल यूँ लीजिए कि अब कुछ फिलोसफर जो थे वो मानते थे कॉज को, कि भाई हर जो कॉज है उसके पीछे उसका एक इफेक्ट है उसके बाद। ठीक है। अब कॉज है तो जाहिर बात है उसका इफेक्ट भी है, यानी हर जो वजह है किसी भी काम के पीछे। लेट सपोज मैं कहता हूं एक पत्ता जो है वो पत्ता दरख्त से गिरा, अगर दरख्त से एक पत्ता गिरता है तो दरख्त से पत्ता क्यों गिरेगा, इसका मतलब यह है कि उसके पीछे कॉज था। कॉज क्या थी? हवा। लेट सपोज कि जो हवा है, हवा के चलने की वजह से वो पत्ता नीचे जमीन पे आके गिरा। इसका मतलब अब पत्ते के गिरने का कॉज क्या हुआ? हवा हुई। अब हवा क्यों आई? हवा के पीछे भी एक कॉज है, यानी प्राइमरी कॉज जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो चलते चलते जाएंगे तो प्राइमरी कॉज पे पहुंच ही जाएंगे ना। हवा क्यों आई? क्योंकि भाई किस साइड से प्रेशर मिला इसको, एयर जो है, विंड जो है किस साइड से चल के आई, कहीं पे जो है वो टेम्परेचर अप एंड डाउन हुआ, वो फिर ज्योग्राफी का एक पूरे का पूरा टॉपिक आ जाएगा कैसे हुआ। तो इसका मतलब हर एक के पीछे कॉज चलती जाएगी कि ये अगर मूव कर रहा है, जैसे अरिस्टोटल ने कहा था द अनमूव मूवर, कि भाई एक ऐसी चीज है जो सबको मूव कर रही है लेकिन वो खुद मूव नहीं हो रही। तो हर एक के पीछे कॉज है, ऐसे ही कॉज है। तो अब कॉज, ये कॉज वाले जो हैं, ये विल वाले जो लोग थे, जो फिलोसोफर्स थे, वो मानते थे कॉज को, कि हर चीज के पीछे कॉज है। इमाम गजाली जो हैं, या इनकी जो स्कूल ऑफ थॉट है, इशारती स्कूल ऑफ थॉट, वो ये मानता है कि भाई ये जरूरी नहीं कि हर चीज के पीछे कॉज हो। क्या कहा? हर चीज के पीछे कॉज का होना, वजह का होना जरूरी हरगिज नहीं, बल्कि बिना वजह के अल्लाह की मर्जी के साथ भी वो चीज हो सकती है। अब जैसे कि पत्ता गिरा, क्यों गिरा? इसलिए नहीं कि हवा चली, इसलिए किसकी तकदीर में लिखा हुआ था गिरना। समझ रहे हैं बात को? इस पत्ते ने गिरना ही था, ये अल्लाह की मर्जी से गिरा। कहा ना इमाम गजाली तो ये मानते हैं कि एक पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। और हम अक्सर ये सुनते रहते हैं कि भाई एक पत्ता जो है उसकी मजाल भी नहीं कि वो अल्लाह की मर्जी के बिना हिले। तो अब यहाँ पे एक और थॉट आपने ज़रा समझना है जब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब पत्ते की जैसे हम बात कर रहे हैं कि पत्ता भी जो है वो अल्लाह की मर्ज़ी के बिना नहीं हिलता, तो अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो पत्ता गिरेगा। इसका मतलब अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, सब कुछ कर सकता है। ठीक है, यानी तकदीर के अंदर चीज़ लिख दी गई। अब मुझे जो है ज़िंदगी में, अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ मुझे टीचर बनना है, तो अब मुझे टीचर क्यों बनना है? क्योंकि मेरी तकदीर के अंदर जो है वो मुकद्दर के अंदर लिख दिया गया कि मुझे जो है वो टीचर बनना है, और मैंने उसी को अडॉप्ट किया, ये मेरा कसब है। मेरी बात को समझ रहे हैं? जो तकदीर में लिखा गया और जब उसको मैंने अडॉप्ट किया, उसके ऊपर अमल किया, तो यही मेरा कसब है। ये इमाम गजाली इसको बता रहे हैं कि भाई उसके ऊपर अमल तो मैंने किया। इसका मतलब अब अगर गुनाह मेरी तकदीर में लिखा हुआ है तो मैं उसे कर रहा हूं, अगर ना करूं तो ठीक है, लेकिन अगर मैं उसे कर रहा हूं तो मेरा कसब है। इसी तरह से अब जैसे कहा कि पत्ता जो है वो अल्लाह की मर्जी से हिला। अब यहां पे दो स्कूल ऑफ थॉट्स में, एक ने क्या कहा कि भाई अल्लाह ने ये दुनिया जो है वो बना दी, और दुनिया बना के तो उसको कॉज दे दिया। अब हर अगला अमल पिछले अमल के मरहून मिन्नत है, लेकिन एक्चुअली में पीछे एक ही चीज़ है, वो एक ही चीज़ इन सबको मूव कर रही है एंड पे, स्टार्ट पे। ठीक है, लेकिन इमाम गजाली का ये मानना है कि ऐसा हरगिज़ नहीं कि भाई हर लम्हे में कायनात दोबारा से रिक्रिएट हो रही है। इस बात को जरा समझिएगा कि एक ने कहा, यानी एक स्कूल ऑफ थॉट ने कहा कि एक बार अल्लाह ने दुनिया बना दी, उसे छोड़ दिया, वो अब चल रही है। अब वो जैसे जो है ना, अब जहर किसी ने पी लिया तो दुआ से उसका जहर दूर नहीं होगा, बल्कि जब तक उसको एंटीडोट नहीं दी जाएगी। लेकिन इमाम गजाली क्या मानते हैं? भाई हम दुआ करें तो वो जहर दूर भी हो सकती है। अगर किसी को जो है वो मार दिया गया, या कोई बीमार है बहुत ज़्यादा, अब वो दवाई के बगैर भी ठीक हो सकता है अगर अल्लाह चाहे तो। ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं, अगर अल्लाह चाहे तो वो ठीक हो सकता है। लेकिन बात फिर वहीं पर है कि ह्यूमन एफर्ट कहाँ गई? कि जब हम उसे दवाई देंगे तो वो ठीक होगा ना, दवाई देना भी तो इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब यह है कि दवाई भी इंपॉर्टेंट है। तो अब इमाम गजाली के नज़दीक रिक्रिएट हो रही है हर अगले लम्हे में दुनिया, हर अगले लम्हे में बार बार रिक्रिएट हो रही है। पत्ता गिर रहा है तो उसके अंदर तकदीर शामिल है, उसने गिरना है अभी। ठीक है, तो ये इस तरह का इमाम गजाली की थॉट्स थे, इसको ओकेजनलिज्म का नाम दिया गया।
इसके अलावा थ्योरी ऑफ ओबीडियंस के ऊपर उन्होंने बात की कि थ्योरी ऑफ ओबीडियंस क्या है। सिंपल, जो कह दिया, जो कुरान के अंदर मौजूद है, जो हदीस के अंदर मौजूद है, उसको एज इट इज़ फॉलो किया जाए बिना फ़लसफ़े को वहाँ पे अप्लाई किए। यही ओबीडियंस है, यानी कि यही मानना है या यही इताअत है। क्योंकि अगर हम इताअत के ऊपर, देखिए ये बात कर रहे हैं इश्क की ना, कि जो बात कह दी, इश्क तो परखता नहीं, ऐसा ही है। इश्क तो फिर जब हो गया, बात ख़त्म हो गई, कह दिया, जिस महबूब ने कह दिया तो आशिक ने मान लिया, बात ख़त्म यहाँ पे। लेकिन जब बात शक की है, ठीक है, तो वहाँ पे फिर माना जाएगा, यार क्यों पढ़ूँ, नमाज पढ़नी है, क्यों पढ़नी है, 5 के टाइम क्यों पढ़नी है, और ऐसे ही क्यों पढ़नी है, ये जो क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ ये शक हैं, ऐसे ही है। तो ये अब इताअत के रास्ते में रुकावट है, ये ओबीडियंस नहीं है। इताअत क्या है? इताअत क्या है? 5 वक्त नमाज पढ़नी है, मतलब पढ़नी है, बात ख़त्म। क्यों, किस लिए, क्या वजह, ये क्वेश्चंस नहीं करने। ऐसे ही है ना, ये क्वेश्चंस नहीं करना, यानी ब्लाइंड ट्रस्ट अल्लाह के ऊपर होना चाहिए। फिर कहा जी, जो रूलर है, जो हुक्मरान है, वो शरिया का पाबंद हो। बहुत साफ, अब तो आप समझ गए होंगे इनकी फ़िलासफ़ी क्या है, तो उससे आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस तरह का हुक्मरान चाह रहे होंगे और कितना जो है उसकी पाबंदी जो है वो ज़रूरी है इताअत की, शरिया की। अच्छा, फिर कहा जो मज़हब और सियासत है, यानी पॉलिटिक्स और रिलीजन जो है, ये इनकी को एग्जिस्टेंस है, ये एक दूसरे के साथ ही इनका वजूद है। ऐसा हरगिज़ नहीं कि रिलीजन जो है, जैसे फिलोसफर्स ने कहा मज़हब को सियासत से जुदा कर दिया जाए, कहा ऐसा हरगिज़ नहीं। अगर मज़हब को सियासत जुदा करेंगे तो फिर तो वो बदमाशी है सीधी की सीधी, ठीक है ना। तो इसलिए मज़हब जो है और जो सियासत है, ये दोनों भाई हैं एक्चुअली में, ठीक है। ये क्या है? ये भाई हैं। मज़हब और सियासत साथ साथ चलेंगे, ये एक साथ चलेंगे तो तब ही स्टेट कामयाब होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। जैसे आज आप पाकिस्तान की बात कर लें तो सियासत से मज़हब का कोई ताल्लुक नहीं, तो इसी वजह से असम्बलीज़ के अंदर आज हमें एक पारसा शख्स भी, एक कैरेक्टरफुल शख्स भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर वहीं पर मज़हब का साथ होता, ठीक है, मज़हब साथ होता, तो फिर आज असम्बलीज़ में ऐसे लोग न बैठे हुए होते। इसीलिए इमाम गज़ाली ने कहा ये बिल्कुल सोल एंड बॉडी की तरह का इनका रिलेशन है। यानी कि अगर जो स्टेट है, ठीक है, जो रिलीजन है वो सोल है, तो पॉलिटिक्स उसकी बॉडी है। जो स्टेट है, ठीक है, वो क्या है? वो एक बॉडी है। तो अब बॉडी है तो उसकी रूह क्या है? उसकी रूह जो है वो एक्चुअली में रिलीजन है, मज़हब है। मज़हब होगा, अब जैसे हम जिसको हम कहते हैं आइडियोलॉजी, ऐसे ही है ना, हम जिसको नज़रिया कहते हैं, नज़रिया पाकिस्तान। पाकिस्तान क्यों बना भाई? आइडियोलॉजी के ऊपर बना। आइडियोलॉजी क्या थी? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब हमारी स्टेट के पीछे एक आइडियोलॉजी मौजूद है। तो आइडियोलॉजी की तरह इस तरह सोल एंड बॉडी का कनेक्शन है। फिर कहा जी, नेम जो है खलीफा का, वो फ्राइडे प्रेयर्स के अंदर जो है, जो खुतबा होता है जुम्मे का, उसके अंदर भी और सिक्के के ऊपर भी लिखना चाहिए। इससे क्या होता है कि खलीफा का असर बढ़ता है और खलीफा को जो है वो उसकी इताअत ज़्यादा होती है। इमाम शाफ़ी का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रहा, ठीक है। इमाम शाफ़ी को ये जो है मानने वाले थे, तो वही थॉट्स हमें इनको देखने को मिलते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसके हामी थे, लेकिन जो आज की डेमोक्रेसी है, ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं, बल्कि एक ऐसी जिसके अंदर लोगों की राय की मर्जी शामिल हो, लोगों की मर्जी शामिल हो, या लोगों के कुछ इख्तियारात मौजूद हों, ठीक है। पॉलिटिकल ओबीडियंस, पॉलिटिकल ओबीडियंस क्या है कि देखिए, अब जब मान लिया कि भाई ये गवर्नमेंट है, अब जैसे जो भी नया सरदार आता है तो उस सरदार को सारे के सारे मानते हैं, तो वो पॉलिटिकल ओबीडियंस है। लेकिन अगर वहाँ पे जैसे आज हो रहा है, अब इलेक्शंस हुए अगर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, सब ने गालियाँ दी स्टेट को, रियासत को, हुकूमत को। तो क्या हो रहा है? ये पॉलिटिकल ओबीडियंस नहीं। तो स्टेट इस तरह नहीं चल सकती। आप देख लें क्या हो रहा है। कहा जी, इंसान की जो है वो 4 बुनियादी ज़रूरतें हैं। फूड है, कपड़े हैं, लिविंग हैं और लिंक्स हैं, ताल्लुकात हैं। यानी रोटी, कपड़ा, मकान तो वही चीज़ है, साथ में वो जो सोशल एनिमल की चीज़ हो गई कि लिंक्स हैं, ताल्लुकात। ये 4 ज़रूरतें हैं इंसान की। ये 4 ज़रूरतें हुकूमत का काम है पूरी करना। और फिर जॉब्स के अकॉर्डिंगली या पेशे के अकॉर्डिंगली जो है वो तकसीम की सोसाइटी के अंदर, ठीक है। सबसे पहले कहा जी, सबसे टॉप पे जो है वो इंटेलेक्चुअल्स हैं। इंटेलेक्चुअल्स मतलब इल्म वाले लोग, क्योंकि ख़ुद जो है वो कुरान और हदीस के अंदर आ रहा है कि इल्म जो है उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो इसका मतलब इल्म हासिल करने वाले लोग जो हैं, या जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनका काम सोचने से है, तो वो लोग टॉप पे हैं। उसके बाद मिलिट्री है जो हिफाजत करती है, उसके बाद वर्कर्स हैं जो आम वर्कर्स जो काम करते हैं, ठीक है। और जो सॉवरन है वो हमेशा अपर क्लास, अपर 2 क्लासेस जो हैं उनसे लिया जाए। यानी कि जो सॉवरन, जो हुक्मरान होगा, वो हुक्मरान तीसरे तबके से, वर्किंग क्लास से नहीं लिया जा सकता। अल-गज़ाली के नज़दीक या तो मिलिट्री से होगा, ठीक है, जैसे मार्शल लॉ वगैरह लगते हैं, या फिर वो इंटेलेक्चुअल्स में से होगा, तभी वो मुल्क को बेहतर तरीके से जो है वो आगे लेके जा सकेगा या उसे चला सकेगा।
फिर कहा जी जो हुक्मरान है उसको अपने टाइम जो है, वक्त जो है उसकी तकसीम करनी चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से निज़ाम हुकूमत चला सके और अपनी लाइफ को भी मैनेज कर सके। एक हिस्सा उसका जो है वो उसकी नमाज के लिए होना चाहिए, इबादत के लिए, ठीक है, कि इबादत, अब शरीयत का पाबंद है तो इबादत तो करेगा। दूसरा हिस्सा जो है स्टेट अफेयर्स के लिए होना चाहिए, मुल्की मामलात के लिए उनको देखे। अच्छा, उसके बाद जी कंसल्टेशन, तीसरा हिस्सा जो है कंसल्टेशन विद जेंट्री या फिर एस्ट्रोक्रेसी, जो उसकी जो काबीना है उसके साथ जो मशवरे के लिए एक हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है चौथा हिस्सा जो है वो रेस्ट का होना चाहिए, यानी उसकी प्राइवेट लाइफ का होने चाहिए, उसके जो बीवी बच्चे हैं उनके साथ उसका टाइम होना चाहिए। तो ये 4 हिस्से जो हैं फैमिली लाइफ एंड में, इनको जो है वो डिस्कस किया। उसके बाद जी कहा जी जो औरत है उससे हुक्मरान को दूर रहना चाहिए, क्योंकि शरीयत का पाबंद है तो उसका मतलब औरतों से तो उसको दूर रहना हर सूरत बनता ही बनता है, ऐसा नहीं जैसा आजकल हम देख रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर। फिर डिग्री ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि कहा कि 4 लेवल की पॉलिटिक्स मौजूद है, कि 4 लेवल की पॉलिटिक्स हुई, 4 लेवल्स पे हुई, 4 सतहों पे हुई। कि सबसे पहले लेवल पे जो है वो प्रॉफिट्स थे, जो पैगंबर आए वो जो निज़ाम चलाते रहे, ठीक है। दूसरे नंबर पे खलीफा हैं, और उसके बाद या फिर रूलर्स हैं जो बादशाह हैं, और तीसरे नंबर पे उलमा हैं, और उसके बाद जो प्रीचर्स हैं, जो यानी कि उलमा ही हैं या उस्ताद इनको कह लें, प्रीचर्स को, जो कि तालीमात फैलाते हैं। तो ये 4 लेवल्स हैं इनके, ये चौथे लेवल पे, यानी कि अब ये 2 लेवल्स तो जो है ना तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, और ये पहला लेवल तो ख़त्म ही हो चुका, ऑब्वियसली प्रॉफिट्स तो ख़त्म हो चुके, ठीक है, उनका वही का सिलसिला। अब उसके बाद जी खलीफा का सिलसिला भी आज हमें देखने को नहीं मिलता, रूलर्स कहीं कहीं मौजूद ज़रूर हैं, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो रूलर्स हैं ये हर हुक्मरान जो है उसके लिए कहा गया ये सेकेंड लेवल है। उसके बाद वही काम थर्ड लेवल पर उलमा का और फिर प्रीचर्स का है। स्टेट इज़ अ बॉडी, जो स्टेट है ये पूरी की पूरी जो है वो एक जिस्म है, ठीक है। क्या कहा जी, स्टेट एक जिस्म है, जैसे वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर भी हमने बात की थी। तो इसका मतलब एक ऑर्गन भी इसका जो है अगर वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा तो क्या होगा कि स्टेट को जो है उसका असर होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं बलूचिस्तान की, तो अगर बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब पाकिस्तान ठीक से काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बलूचिस्तान बॉडी है भाई, बलूचिस्तान बॉडी का एक हिस्सा है। तो इस तरह से स्टेट भी एक बॉडी है, पूरे के पूरे हिस्से को ठीक से काम करना चाहिए। इसके अलावा जो इंसाफ है कॉन्सेप्ट, अगर बात की जाए कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस की कि इंसाफ क्या चीज़ है, तो इंसाफ, क्योंकि शरिया है तो शरीयत में तो इंसाफ सबसे टॉप पे है। अल्लाह ताला खुद इंसाफ पसंद है तो इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। तो कहा जी डिवाइन ड्यूटी है, ये एक आफाकी जो है वो ड्यूटी मिली हुई है कुदरत की तरफ से, खुदा की तरफ से एक अदा करदा जो है ड्यूटी है बादशाह की या हुक्मरान की, कि वो हर सूरत जो है वो जस्टिस को, इंसाफ को लागू करे और इंसाफ करे, और इंसाफ हर एक के लिए बराबर हो, अमीर के लिए, गरीब के लिए, जो जैसा भी है उसके लिए एक जैसा इंसाफ होना चाहिए। और ये अल्लाह का एक ट्रस्ट है उस हुक्मरान के ऊपर कि भाई वो उसने काम करना है, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, सब के सब इक्वल हैं, चाहे कोई किसी भी लेवल पे बैठा हुआ है वो सब के सब जो हैं वो एक जैसे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए एजुकेशनल थॉट्स की, तो इनके तालीमी, जैसे मैंने कहा कि तालीमी ख्यालात उनको बहुत ज़्यादा सराहा गया। इन्होंने बताया जी कि उस्ताद जो है, टीचर कैसा होना चाहिए, टीचिंग कैसी होनी चाहिए, यानी उस्ताद को पढ़ाना जो है वो कैसा चाहिए, पढ़ाने के मेथड्स बताए। इवन मैंने कहा इनकी बुक्स को जो है वो ट्रांसलेट करके अभी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो है इन्होंने सिलेबस भी डिवीजन की, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, उससे बड़ों के लिए भाई किस तरह से सिलेबस जो है वो होना चाहिए और किस लेवल के बच्चे के लिए कैसा होना चाहिए, टीचिंग स्टाइल्स के ऊपर बात की। और 11/11/11 के अंदर जो है वो इनकी डेथ हुई। और डेथ जब हुई तो जब इनके कमरे में गए तो इनके बेड के नीचे से एक जो है वो माना जाता है एक ख़त मिला, एक लेटर मिला, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि भाई ये जो बॉडी आप देख रहे हैं, जो आपके सामने इस टाइम पे बेड के ऊपर बॉडी मौजूद है, तो ये ना समझिएगा कि ये इमाम गज़ाली जो है वो उसकी बॉडी है, वो यहाँ मौजूद है, ऐसा नहीं, बल्कि ये सिर्फ जिस्म है। जो असल था वो चला गया और वो वहाँ गया जहाँ उसने जाना था, वो ख़त्म नहीं हुआ। ये बिल्कुल वैसे ही है, उस ख़त के अंदर लिखा हुआ था कि जैसे कि आपके पास शेल तो मौजूद है लेकिन उसके अंदर का जो मोती है वो नहीं है। क्यों? कि मतलब रूह जो है वो आज आज़ाद हो गई और अपने हकीकी खालिक के पास चलेगी। तो ये जिस्म को देख के धोखा ना खाइएगा। ये ख़त जो है इस तरह की कुछ जो है उसके ऊपर इबारत लिखी हुई मिली इमाम गज़ाली के बेड से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।